गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे सोशल स्टडी के बारे में बात किया जाएगा। यह एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, पेज नंबर 3 से 24। इसमें जो चैप्टर हैं इस पर आपसे बात किया जाएगा। चैप्टर 1 है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन लगभग 3 से 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 1 पर, जिस पर क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। फ्रांस की जो क्रांति थी वो क्यों हुई थी, इसके पीछे कारण क्या थे। स्टूडेंट्स, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन हमें समझना है कि फ्रांस एक्चुअली था कैसा, उसका समाज कैसा था। कि क्रांति ऐसे ही नहीं होती, क्रांति के पीछे बहुत सारे कॉजेस होते हैं। तो पहले हम समझेंगे फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड था सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या आएंगे, जैसे क्लर्जी, चर्च। सेकेंड स्टेट में आएंगे किंग एंड थर्ड स्टेट में आएंगे कॉमन पीपल, जैसे बुर्जोइस थे, अर्बन वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, फिलोसोफर्स थे, वुमेन्स थे, एक्सेट्रा, ये सभी थे। अब जो ये तीनों समाज था, 3 टाइप्स ऑफ द क्लासेस इन द फ्रांस। टॉप पे जो थे चर्च एंड सेकेंड पे थे जो किंग थे। इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि इनको ऊपर कोई टैक्स नहीं था। सारा भार किसके ऊपर था, इनके ऊपर, जो थर्ड वाले थे। माने ये कि इनके ऊपर 80% का टैक्स था। माने यदि 100 में से 80% वे सारे टैक्स किसको देते थे, इन दोनों को, फर्स्ट स्टेट को और इनको सेकेंड स्टेट को, जिससे उनके ऊपर कई तरह की समस्याएं आने लगी। फ्रांस के जो लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, इनमें से जो अर्बन वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, फिलोसोफर्स थे, वुमेन्स थे, ये सब जो वर्क कर रहे थे, जिससे समाज में क्या था, समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के जो पीपल्स थे, उन लोगों ने क्या किया था, क्रांति करना शुरू कर दिया कि हमें राजा से मुक्ति चाहिए। क्यों मुक्ति चाहिए? क्योंकि जो फ्रांस का जो राजा था, लुई 14, लुई 15, लुई 16, ये विलासितापूर्ण थे। इनके अंदर राजा का जो गुण था ये नहीं था। प्रजा कैसी है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। हम बात करेंगे लुई 16 का। जो लुई 16 था, लुई 16 इतना विलासितापूर्ण था कि उसकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनी, वो क्या थी, बहुत ही खर्चीली स्वभाव की थी, जिसके कारण वह हर समय राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी और वह हर दिन नए नए कपड़े पहनना और मतलब अपने ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करना, जिससे फ्रांस का जो समाज था वह भूखे मर रहा था। एक दूसरी ओर राजा के विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। कहाँ रहते थे? पैलेस में रहते थे। पैलेस में वर्सलिस नाम का एक स्थान था जो हॉल ऑफ मेयर का था, जहाँ पर बहुत आलीशान महल था, वहाँ पर ये लोग रहते थे, जिसके कारण उनके अंदर एक अलग सी भावना उत्पन्न हो रही थी थर्ड क्लास के पीपल्स के साथ। और धीरे धीरे फ्रांस का जो आर्मी था वो भी कई तरह की समस्याओं से गुजर रहा था। जैसे फ्रांस का जो आर्मी था उसके अंदर पुराने गन्स का इस्तेमाल करना, पुराने शूज़ का इस्तेमाल करना, जैकेट्स का इस्तेमाल करना, मतलब युद्ध में क्या था कि पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण फ्रांस की जो आर्मी थी वो भी राजा के इन कार्यों से तंग आ चुकी थी। इनके इसी कार्यों से लेकर फ्रांस की जो आर्मी थी वो भी राजा को पसंद नहीं करती थी और उन्हें कुछ मसीहा चाहिए था, जिससे वे फ्रांस को एक नया प्लेटफॉर्म दे सके, नया राजा दे सके। लेकिन मिलता कौन? उन्हीं फ्रांस में से एक थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के आर्मी में थे।
लेकिन उनको भी चाहिए था कुछ सपोर्ट। धीरे धीरे उन्होंने जनता का मूड बनाया कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं राजा से युद्ध करूंगा। लेकिन जो फिलोसोफर थे जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सब जो दार्शनिक थे, ये सब इन्होंने जो अपनी किताबें लिखी, किताबों के माध्यम से फ्रांस के राजा के असली चेहरा बताया, किस तरह से उनका अत्याचार चल रहा है, किस तरह से जो पादरी वर्ग हैं, जो चर्च है, उनका जो काम था वह विलासतापूर्ण जीवन जी रहे थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उन्होंने किताबें लिखी थी और किताबों के माध्यम से समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि राजा और चर्च कैसा काम कर रहे हैं देश के प्रति। इसी को लेकर जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह आगे आया और क्या किया, फ्रांस में क्रांति शुरू कर दी और अंत में जो फ्रांस का राजा था लुई 16 वह मारा गया गिलोटिन्स पर और फ्रांस में एक डेमोक्रेसी आई। फ्रांस में एक आंदोलन हुआ, उसका नाम था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके बाद फ्रांस का तख्ता पूरी तरह से खत्म हो गया और वहाँ पर शुरू हुआ था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, न्यू डेमोक्रेसी वहाँ पे शुरू हुए थे। तो स्टूडेंट्स, ये था लेक्चर 1 जिसमें हम ये सब बात किए किस तरह से फ्रांस का जो समाज था वो कई भागों में बटा हुआ था। अब लेक्चर 2 में हम बात करेंगे इसके ऊपर क्या क्या कारण थे। आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िएगा और वीडियोस को देखिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर क्लासेज जब स्टार्ट होंगे तो वहाँ पूछिएगा, आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इसे देखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं लेक्चर 1 में बता रहा था, अभी लेक्चर 2 में हम बात करेंगे उसके आगे कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। बहुत सारे कारण थे, तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे 2 कॉज के बारे में, एक है पॉलिटिकल कॉजेस और एक है सोशल कॉज। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे। पॉलिटिकल कॉजेस में है डिक्टेटरशिप ऑफ द लुई 16 और द लुई 14, लुई 15, लुई 16, इसको हम बोलते हैं निरंकुश राजतंत्र। इसमें क्या था कि जो फ्रांस के राजा थे लुई 16 वे बहुत ही निरंकुश थे, माने अपनी इच्छा के अनुसार वे सारे काम करते थे, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, बिना उनको परमिशंस के उनको जेल में डालते थे, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे इसमें देखिए क्या है, राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। माने ये कि प्रजा के ऊपर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, राजा को उससे मतलब नहीं था। उसको जो अच्छा लगता था राजा को, लुई 16 को, वही वो करता था, जिससे समाज के अंदर एक असंतोष की भावना पनपी और राजा के विरुद्ध उन्होंने युद्ध करने का प्लान बनाने लगे। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या है, स्वतंत्रताओं का अभाव, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, वही मैंने बताया। इसमें क्या है, फ्रांस में शासन का अति केंद्रीकरण था, इसमें भाषण, लेखन, प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध था। माने ये कि फ्रांस का जो राजा था वह अपने मर्जी के हिसाब से सारे काम करता था। माने फ्रांस में जो पढ़े लिखे वर्ग थे, जो सेना डिपार्टमेंट था, वह फ्रांस के राजा के बारे में कुछ भी लिख नहीं सकता था, उनके विरोध के बारे में। उनके अच्छाइयों पर ले सकता है, लेकिन उनका जो ये स्वभाव था उसके बारे में वे नहीं लिखते थे। जिसमें क्या था, कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंस नहीं भाषण दे सकता है, कोई व्यक्ति कुछ भी लिख नहीं सकता है उनके विरोध में, और वो उसका पब्लिकेशन भी वो नहीं करा सकता है। जिससे फ्रांस के जो फिलोसोफर थे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, डिडरो, ये सब जो थे, ये सब मतलब तंग आ गए थे फ्रांस के राजा के बारे को लेकर, उनके शासन को लेकर, जिससे उनके अंदर भी असंतोष की भावना पनपी और वे युद्ध करने के लिए प्लान बनाने लगे। थर्ड क्या है, राजा का विलासी जीवन और धन का अपव्यय, लग्जरियस लाइफ ऑफ किंग एंड मिसयूज ऑफ द वेल्थ। फ्रांस का जो राजा था वो क्या था, बहुत ही विलासिता था, और उनकी जो पत्नी थी वो भी क्या थी, बहुत ही खर्चीली स्वभाव की थी, जिसके कारण उनका जो पैसा मिलता, टैक्स मिलता था, 80% का जो टैक्स था, जब जनता उनको देती थी तो अपने वो निजी खर्च में
ही वो क्या करते थे, खत्म करते थे। जिससे एक तरफ प्रजा भूखे मर रही है और एक तरफ राजा क्या कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। दूसरी ओर क्या था, जो चर्च थे, चर्च भी क्या कर रहे थे, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके कारण फ्रांस की जो जनता थी वो सोच रही थी कि हमें भी क्या करना है, राजा को यहाँ से खत्म करना है और एक नया क्या लाना है, डेमोक्रेसी फ्रांस में लेकर आना है। इस तरह से प्रजा के अंदर एक असंतोष की भावना पनपी और राजा के प्रति उन्होंने भी षड्यंत्र शुरू कर दिए। नेक्स्ट में है प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था, टोटली अनसिस्टमेटिकली था। मानिए कि फ्रांस के जो प्रांत थे वो अलग अलग थे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कानून था, अलग अलग सिस्टम था। जिससे क्या था, सिस्टम क्या था, फ्यूडलिज्म था। मानिए फ्यूडलिज्म क्या था, एक बाउंड्री में रहना, इस बाउंड्री में आप इंटर नहीं कर सकते। माने ये था फ्यूडल सिस्टम, यहाँ सब यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ का अलग नियम है, यहाँ का अलग नियम है। जिससे फ्रांस की जनता तंग आ गई थी क्योंकि सिस्टम सही नहीं था। दूसरी बात इसमें क्या था कि जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें राजा अपनी मर्जी के हिसाब से योग्यता के आधार पर नहीं, अयोग्यता के आधार पर उनको चुनता था। मानिए राजा के जो सेकेंड क्लास थे, नोबल थे और चर्च के लोग थे, इनके ही संपर्क बनाने वाले व्यक्तियों को राजा प्रशासन में रखता था। जिससे प्रशासन का सिस्टम था वो क्या था, खराब हो चुका था। और जब आर्मी सही नहीं रहेगी तो कंट्री कैसे सही रहेगा। इसीलिए क्या था कि ये सब सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स में आ रहे थे। और सैनिक भी क्या थे, वे चाहते थे कि हमें फ्रांस में क्या चाहिए, एक नया कानून चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए। इसीलिए उन्होंने राजा के प्रति भी क्या किया, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। अभी स्टूडेंट्स बात करेंगे सोशल कार्य के बारे में। सेकेंड कार्य क्या था, सोशल कार्य, सामाजिक कार्य। सामाजिक कारण में क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट है चर्च है, चर्च जो था फ्रांस का, पादरी वर्ग जिसको बोलते हैं, इसमें चर्च को जो पैसा मिल रहा था, जो उनका काम था धार्मिक के बारे में बताना, धर्म के बारे में बताना, धर्म क्या होता है, वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो चुके थे। मानवीय चर्च के जो व्यक्ति थे, पादरी वर्ग था, वे क्या कर रहे थे, वे विलासिता जीवन जी रहे थे और उनका धर्म से कोई संपर्क ही नहीं था। जिसके कारण फ्रांस के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर आंदोलन शुरू कर दिया। क्योंकि चर्च के जो व्यक्ति थे उनको स्पेशल राइट मिला हुआ था, वे खुद टैक्स नहीं देते थे लेकिन कॉमन पीपल से ऊपर उनको टैक्स देते थे, जिससे जनता परेशान थी और इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता नोबल्स, कुलीन वर्ग। इसमें क्या था, कुलीन वर्ग में ये था कि कुलीन वर्ग के जो व्यक्ति थे वे राजा के संपर्क में हमेशा रहते थे। माने ये कि राजा के चाटुकार थे कुलीन वर्ग, जो हमेशा राजा के अच्छाइयों के बारे में बताते थे, उनकी बुराइयों के बारे में नहीं बताते थे। राजा खुश होकर उनके प्रशासन में रखता था, जिससे सिस्टम जो था वो खत्म हो चुका था। और जो कुलीन वर्ग थे ये क्या कर रहे थे, कॉमन पीपल्स, डॉक्टर, पीजेंट्स, लॉयर्स, ये सब जो थे इनसे टैक्स ले रहे थे ज़्यादा, जिससे जनता भी परेशान हो गई थी। तो ये सब हम देख रहे हैं, इसमें कुलीन वर्ग थे। अभी क्या थे, फार्मर्स वही हाल था, क्योंकि फार्मर जो थे फ्रांस के, ये दिन भर काम करते थे, मजदूर वर्ग थे, काम कर रहे थे खेतों में। तो इनसे जो कुलीन वर्ग था 80% का टैक्स इनके ऊपर था। माने यदि एग्जाम्पल बताएं कि 100 kg हम गेहूँ उत्पादन करें तो उनमें से 80 kg लेते थे कौन, ये सब फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, और 20 kg ये किसान लेते थे। अब 20 kg में उनका क्या हुआ, इसीलिए जो समाज के जो किसान वर्ग थे ये क्या थे, ये भी सोच रहे थे कि हमें भी क्या करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और इस फ्रांस की क्रांति में इन सब के साथ वे जुड़ने लगे। अभी बात आता है लेबर, मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का भी वही हाल था, क्योंकि फ्रांस का जो समाज था, जो मजदूर वर्ग थे ये भी दिन रात काम करते थे, लेकिन इनको सही मजदूरी नहीं मिलता था, जिससे वे भी लोग क्या करें, इसमें आंदोलन में भाग लेने लगे।
एंड आता है मिडिल वर्क क्लास। इसमें मिडिल क्लास के जो पीपल्स थे, जो दार्शनिक थे, इनके ही ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी फ्रांस की क्रांति में, क्योंकि ये पढ़े लिखे वर्ग थे। जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डिडो, इन्होंने अपने किताबों के माध्यम से लोगों के अंदर एक नई क्रांति लाई। प्रशासन के बारे में लोगों को बताया कि राजा कैसा है, कैसा वो काम कर रहा है, चर्च कैसा है, कैसा वो काम कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में मिडिल मैन जो थे ये बताया कि किस तरह से राजा काम कर रहा है, जिससे उनके अंदर एक नई जागरूकता आई कि कैसे हमें इस फ्रांस के राजा को यहाँ से हटाना है। तो इस तरह से सामाजिक कारण में सब हम कारण देखते हैं, समाज के सब वर्ग ने क्या किया, राजा के प्रति आंदोलन करने का मूड बना लिया। तो स्टूडेंट्स ये थे सोशल कॉजेस। अभी हम और कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। लेक्चर 1, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 कंटिन्यू है। मैं बात कर रहा था कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें मैं कॉज 1 पॉलिटिकल कॉजेस, कॉज 2 सोशल कॉजेस एंड ये सब मैंने डिस्कस कर दिया था। अभी है थर्ड है कॉज 3 इकोनॉमिकल कॉजेस। स्टूडेंट्स, फ्रांस की जो क्रांति में इकोनॉमिकल कॉजेस का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांस जो था वह आर्थिक रूप से खत्म हो चुका था। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर विदेशी युद्ध और राजमार्ग के अपव्यय के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति लचर हो गई थी। यस, फ्रांस जो था वह विदेशी युद्ध लड़ रहा था। जैसे इंग्लैंड से उसका हमेशा युद्ध होता रहता था, फ्रांस और इंग्लैंड में हमेशा युद्ध होता था, जिसके कारण पैसा जो था वो खत्म हो गया था। दूसरे साथ साथ हम बात करते हैं इसका जो ये है राजमहल के ऊपर जो फिजूल खर्ची था, जैसे राजा के विलासिता जीवन के ऊपर खर्च था, रानी का फिजूल खर्च था, बिना मतलब को वे पैसे खर्च करती थी, चर्च के ऊपर बहुत सारे खर्च होता था, जिसके कारण जो धन था वो क्या हो गया, राजकोष खाली हो गया, जिसके कारण समाज के अंदर असंतोष आया, क्योंकि समाज को वो रिकवरी नहीं कर पा रहा था, जिससे समाज में प्रॉब्लम्स आए। और इसमें देखिए क्या है, असंतोषजनक व्यवस्था और फिजूल खर्ची फ्रांस की हालत खराब हो गई थी। इस सब असंतोषजनक खर्च के कारण फ्रांस का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो खराब हो गया था। और जब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गया तो फ्रांस के अंदर लोग जो थे वे राजा को हटाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि यदि ऐसे शासन चलेगा तो एक दिन सभी भूखे मर जाएंगे। इसीलिए वहाँ का जो मिडिल क्लास थे, फिलोसोफर्स लोग, पढ़े लिखे वर्ग लोग, उन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक किया कि लुई 16 को यहाँ से हटाना है, उसे खत्म करना है। तो ये है आपका आर्थिक कारण, ये इकोनॉमिकल कॉजेस। अभी है बौद्धिक जागरण, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, फ्रांस की जो क्रांति में जो इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग थे समाज के, पढ़े लिखे वर्ग, ये फ्रांस को जगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पर कौन है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक ऐसे दार्शनिक थे जो अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। उन्होंने किसके बारे में बताया, समाज और शासन व्यवस्था के बारे में बताया। मॉन्टेस्क्यू ने किताबें लिखकर, नोट्स लिखकर लोगों को राजा कैसा है, समाज कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में लोगों को बताया। जब लोगों ने उनकी बुक्स को पढ़ा तो उनके अंदर यह समझ में आया कि राजा वास्तव में हमारा शोषण कर रहा है, ऐसे चलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मॉन्टेस्क्यू की इस किताब नोट्स को पढ़कर, बुक्स को पढ़कर अवेयरनेस हुए। सेकेंड कौन थे, वोल्टेयर। वे ऐसे दार्शनिक थे जो क्या किसके बारे में बताया, सामाजिक और धार्मिक कुप्रथाओं को प्रहार किया। समाज पर किस तरह से प्रभाव चल रहा था राजा का, किस तरह समाज पर शोषण चल रहा था राजा का, इसके बारे में वोल्टेयर बताएं। और इसमें भी बताया धार्मिक कुप्रथाओं पर। धार्मिक कुप्रथाओं माने क्या, जैसे ये कि जो चर्च था, चर्च में जो पादरी थे, जो वे बताते थे, जैसे आप 10th में पढ़िएगा मार्टिन लूथर के बारे में, लूथर ने किस तरह से समाज में क्रांति लाई थी प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन के माध्यम से। तो जो चर्च था,
चर्च में जो पादरी वर्ग थे वे जीसस क्राइस्ट बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको वो एक्सप्लेनेशन नहीं करते थे, अपने अकॉर्डिंग वे क्या करते थे, व्यक्तियों को बताते थे कि जीसस ने हमको यहाँ पर इसलिए भेजा है, ऐसे करने के लिए भेजा है, ऐसे रहने के लिए भेजा है, यदि आप हमारी बात को मानिएगा तो आप अच्छे से रहिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स पड़ जाएगा। तो मतलब ये है कि जो एक्चुअल मैसेज था समाज में, जो बाइबल में एक्चुअल मैसेज था, उस मैसेज को उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो वोल्टेयर ने यही बताया कि जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो पोप का जो आपका ये चर्च का मेन कर्तव्य होता है, ये बताएं लोगों को, लेकिन वे बता नहीं रहे थे। तो वोल्टेयर ने इस सब चीज़ों को व्याख्या की जिससे लोगों के अंदर एक नई जागरूकता लेकर आए। और क्या सबसे महान थे रूसो, इन्होंने राजतंत्र का विरोध किया। उन्होंने किताब लिखा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया से राजा के बारे में बताया है कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं, लेकिन किस तरह से राजा हमारा शोषण कर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में वे बताकर फ्रांस में लोगों को जागरूक किया और उनका मूड ऐसा बना दिया कि लोग क्रांति पर उतर गए थे। तो इस तरह से हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट जो फ्रांस का था, ये बहुत पाइवट रोल प्ले किया था फ्रांस की क्रांति में। अभी बात करते हैं सैनिकों में असंतोष। यस, कमांडर्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के पिलर्स होते हैं। यदि सैनिक ही असंतोष रहेंगे, उनको सही से सिस्टमेटिक ढंग से उनको नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, कंट्री कोलैप्स हो जाएगा। फ्रांस का जो समाज था वो तो प्रॉब्लम्स में था ही, लेकिन उसी समाज में जो सैनिक डिपार्टमेंट था वो भी परेशान था लुई 16 से। क्यों परेशान था? क्योंकि लुई जो 16 था, अक्सर जब युद्ध होता था तो युद्ध में लुई 16 क्या करता था, जो फ्रांस का जो आर्मी था उससे पुराने गन्स देता था, उससे पुराने शूज, जैकेट्स, ये सब देता था, जिससे फ्रांस का जो आर्मी था वह युद्ध कैसे लड़ता। एक तरफ इंग्लैंड का जो डिपार्टमेंट, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलिज्म शुरू हो गया था 1757 में, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलिज्म था ये शुरू हो गया था इस समय के आसपास। अब फ्रांस की क्रांति देखिए, इतनी बात हुई, तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे किस्म के वेपन्स बने, ट्रेड करना सब लोगों ने सीख लिया था, अच्छे अच्छे उन लोगों के पास मशीन थे, टेक्नोलॉजी था, जिसके माध्यम से वे अपने आर्मी में इस्तेमाल करते थे। लेकिन फ्रांस का जो राजा था वह पुराने कपड़ों, पुराने गन्स देता था, जिससे युद्ध में अक्सर वे हार जाते। और देखिए इसमें क्या है, सैनिकों को समय समय पर वेतन नहीं मिलता था। मतलब जो लुई 16 था वो सैनिकों को टाइम से वेतन नहीं देता था, जिसके कारण उनके अंदर भी असंतोष था, क्योंकि आर्मी को या किसी व्यक्ति को टाइम पे वेतन नहीं मिलेगा तो उसके अंदर असंतोष की भावना आएगी, काम नहीं करेगा, भूखे मरेगा तो काम कैसे करेगा। क्योंकि जो आर्मी है, आर्मी में यदि उनको सही से मेडिसिन नहीं मिलेगा, सही से उनके पास फर्स्ट एड नहीं है, तो क्या होगा, वे कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे देश को बचाएंगे। तो ये भी एक काजिश था जो समाज में सैनिकों को असंतुष्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्या था, जो मैंने आपको बताया, अस्त्र की कमी थी, क्योंकि उनको पुराने चीज दिए जा रहे थे, जिसके कारण क्या था, समाज पूरी तरह से राजा के विरोध में था। तो स्टूडेंट्स ये सब क्या थे, काजेस थे फ्रांस की क्रांति में। और आई होप यू विल स्टडी मोर अबाउट इट एंड इसको आप अच्छे से भी पढ़िएगा तो आपको बहुत चीज़ मिलेंगे इसमें। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है लेक्चर वाइज में आपको, भाई जो टॉपिक्स था, और आप लोग इसे पढ़िएगा एनसीईआरटी में। मैंने एनसीईआरटी को पूरे पढ़कर इसके मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है इसके बारे में। अब मैं बात करूंगा इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो है, द रिजल्ट ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।